हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा अगस्त के तीसरे सप्ताह से संबंधित करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के मध्य घटित घटनाओं से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। यानी थर्ड वीक जो अगस्त का है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगस्त के फोर्थ वीक का वीडियो भी आपको 1-2 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। इससे पहले मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पुराने जो करंट के पीडीएफ है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे और प्लेलिस्ट में जाने पर आपको अभी तक के जितने करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो आपको पता होगा कि अशोक चक्र जो है वो भारत में जो है मुख्य रूप से वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसकी विशेषता ये है कि ये शांतिकालीन जो समय होते हैं, यानी जो युद्ध का समय नहीं होता है, वैसे समय में जो सबसे महत्वपूर्ण वीरता पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। और सर्वकालिक जो युद्ध के समय में जो सबसे प्रमुख वीरता पुरस्कार होता है उसे हम लोग परमवीर चक्र कहते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह किसे दिया गया? ऑप्शन है सेवक राम, बलराम, बाबूराम, सुरेश राम। इसका सही उत्तर है बाबूराम। बाबूराम को यह पुरस्कार दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद एएसआई बाबूराम को शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो अशोक चक्र किसे दिया गया? बाबूराम को। एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र तथा 15 शौर्य चक्र जो है वितरित किए गए थे। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, उससे संबंधित ये प्रश्न है। पहला है कथन 1, इसका आयोजन व्रोकोला पोलैंड में किया गया। दूसरा कथन है 15 पदकों यानी 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ भारत इस चैंपियनशिप में अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो दोनों ही कथनों पर अगर विचार करेंगे तो इस बार का जो तीरंदाजी चैंपियनशिप था वो कई मायनों में भारत के लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि भारत को पहली बार इतने अधिक पदक और इतने बड़ी संख्या में गोल्ड मेडल जो है वो मिले हैं। तो यानी दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। भारत ने व्रोकला जो पोलैंड में स्थित है उसमें 9 से 15 अगस्त 2021 तक हुए युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अभी तक का सबसे ज़्यादा 15 पदक जीता और 15 पदकों में 8 स्वर्ण पदक थे। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो मैंने अभी हाल ही में बताया था कि एक अशोक चक्र दिया गया और दूसरा जो दिया गया वो दिया गया कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र भी प्रश्न में आ सकते हैं। इसके अलावा शौर्य चक्र जो दिए गए थे वो 15, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनमें के नाम जरूर एक बार आप पढ़ लेंगे। ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन भट्ट, सुरेंद्र सिंह, असद अली, विक्रमजीत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अल्ताफ हुसैन भट्ट। तो जम्मू कश्मीर के पुलिस के ही ये भी है। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत यानी शहीद होने वाले इस सैनिक को कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कीर्ति चक्र पुरस्कार जो है वो अल्ताफ हुसैन भट्ट को तथा अशोक चक्र जो है वो बाबूराम को दिया गया। दोनों ही जम्मू कश्मीर पुलिस से संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र से मतलब है एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2030 तक, 2045 तक, 2047 तक, 2050 तक। तो भारत सरकार ने ये जो घोषणा की है ये घोषणा की है 2047 तक के लिए। क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है। जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष का जश्न मनाएगा उस वर्ष जो है पीएम ने एक मिशन शुरू किया है जिसे मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा की है, जो 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देगी। यानी भारत फुल्ली जो है वो ऊर्जा उत्पादन में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी।
आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। दुनिया के पहले पहाड़ियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? सॉरी, पहाड़ियों नहीं, या पहियों पे है, तो म्यूजियम ऑन व्हील्स यानी पहियों पर जो संग्रहालय होते हैं, यानी चलता हुआ संग्रहालय, यानी ये ट्रेन पे चालू किया गया है, यानी रेल सेवा के तहत जो है संग्रहालय को जोड़ा गया है। ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन है सूरत, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता। इसका जो सही उत्तर है वो है कोलकाता में ये किया गया है। ये आप देख सकते हैं ट्रेन की बोगी है, यहाँ पर एक संग्रहालय जो ट्रेन में फिट किया गया है, जो चलता फिरता एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएगा और वहाँ के लोगों के लिए प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता के ट्रोमा के अंदर दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया, जबकि देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स यानी जो रेस्टोरेंट है, यानी एक होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से ट्रेन में चला करके उन्हें घुमाने की पहल जो है वो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर किया गया, जो कि बंगाल से संबंधित है। तो दोनों ही घटनाएं बंगाल से संबंधित है, एक कोलकाता तथा दूसरा आसनसोल से संबंधित है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा TAPAS यानी ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है, ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ये जो TAPAS तपस नामक जो लॉन्च किया गया है पोर्टल, ये तपस पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है? आइए इसको जानते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा तपस नाम से जो है उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पोर्टल का जो है वो लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल को बढ़ावा देना है। तो कई बार पोर्टल से रिलेटेड अभी क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के जो भी पोर्टल और या ऐप लॉन्च होंगे उन्हें जरूर एक बार ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की दो मिठाइयों सरपुरिया एवं सरभाजा को GI टैग प्रदान कर दिया गया है? तो आपको पता है कि GI टैग किसी वस्तु को उस क्षेत्र विशेष में एक विशेष पहचान एवं विशेष क्वालिटी के लिए दिया जाता है। तो ये जो सरपुरिया एवं सरभाजा है, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका जो सही उत्तर है वो है, इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर की खास मिठाइयाँ हैं ये सरभाजा और सरपुरिया, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग इन्हें देने की घोषणा हाल ही में की गई है। बंगाल सरकार ने 4 साल पहले ही इन मिठाइयों को GI टैग के लिए जो है भेजा था, जिसे रिसेंटली जो है GI टैग प्रदान कर दिया गया है। आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा। आठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित को ढूंढना है। ऑप्शन है पहला द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जय प्रकाश नारायण। ये विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद की पुस्तक है। तो कौन सा सही सुमेलित है? इसके ऑप्शंस पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो सभी के सभी सही है और रिसेंटली लॉन्च्ड बुक हैं। अब जैसे ये आप राकेश ओम प्रकाश मेहरा को जान लें, ये फिल्म के डायरेक्टर है, रंग दे बसंती और कई महत्वपूर्ण फिल्मों के डायरेक्टर ये रहे हैं। इसके अलावा सुधा मूर्ति के द्वारा जो है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, और जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर एक किताब जो लिखी गई है, ये लिखी गई है विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा। तो तीनों के तीनों जो कथन है ये सही है। तो आप बुक्स के लिस्ट में इसे शामिल कर लें, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मेघालय। तो श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है मणिपुर को। तो तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के जो है ये वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता रहे हैं
एल गणेशन को मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में जो है रिसेंटली नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ के राज्यपाल बने हैं, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा इनका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है, तो वो भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है महाराजा वीरभद्र के नाम पर, महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर, महाराजा उग्रसेन के नाम पे, महाराजा सुहेल देव के नाम पे। इसका जो सही उत्तर है ये है महाराजा उग्रसेन के नाम पे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषित शब्द जो है प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए जरूर इसे ध्यान रखेंगे। 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है कोकन 2021 के नाम से हाल ही में आयोजित किया गया? तो कोकन 2021 जो आयोजित हुआ है, ऑप्शन है फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, मालदीव के साथ, इंडोनेशिया के साथ। तो ये जो नौसेना अभ्यास था ये भारत और ब्रिटेन की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास थी। तो द कोकन नेवल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन इंग्लैंड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन। तो कोकन 2021 के नाम से जो युद्ध अभ्यास इंग्लैंड में किया गया वो भारतीय नौसेना एवं इंग्लैंड नौसेना के बीच आयोजित किया गया। 12वां प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो वैसा राजमार्ग जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए सबसे अनुकूल है, ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़, लखनऊ दिल्ली, नासिक मुंबई, कोलकाता लखनऊ। इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली चंडीगढ़। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो यानी इस पूरे रास्ते में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं अलग अलग एनएच के किनारे, वैसे ही यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को जो है चार्ज किया जा सके और उन्हें जो है इस रास्ते पर जो है काफ़ी फ्रेंडली महसूस हो और उनके लिए सारे संसाधन उपलब्ध हो रह सके। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो ये जो हर्बल पार्क बनाया गया है ये बनाया गया है उत्तराखंड में। तो देख सकते हैं हाई एल्टीट्यूड हर्बल जो है गार्डन बनाया गया है माना बद्रीनाथ में, जो कि 3200 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इस प्रकार से सबसे ऊंचाई पर जो स्थित जो हर्बल पार्क बनाया गया है ये उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां अल्पाइन की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आदिपुरम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया गया, वांचुआ महोत्सव जो है वो असम में मनाया गया और ओनम जो है वो केरल में आयोजित किया गया। तो वास्तव में अगर देखें तो ये सभी के सभी सही सुमेलित हैं, क्योंकि आदिपुरम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, वांचुआ महोत्सव असम से और ओनम का संबंध केरल से है। अगर इसे डिटेल में देखें तो आदिपुरम जो है वो तमिलनाडु में देवी अदल की जयंती के अवसर पर 10 दिनों के लिए हाल ही में मनाया गया था। वांचुआ महोत्सव जो है असम में तीवा जनजाति द्वारा अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, जबकि ओनम त्यौहार जो है वो केरल में राजा बलि के स्वागत समारोह के रूप में और फसलों से रिलेटेड तथ्यों को जोड़कर मनाया जाता है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर उद्घाटित किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो ये जो स्मॉग टावर लगाया गया है ये रिसेंटली लगाया गया है दिल्ली में, जो कि काफ़ी चर्चा में था। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्मॉग टावर का है। यहाँ से हवाओं को अंदर खींचा जाएगा और उन्हें रिफ्रेश किया जाएगा। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया।
यह टावर प्रदूषित वायु को अवशोषित कर शुद्ध वायु को वातावरण में छोड़ेगा। यह टावर हर सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा। तो ऐसे टावर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाए गए हैं। इनके परिणाम कितने बेहतर होते हैं इसके बाद जो है पूरे दिल्ली में इस तरह के टावर लगाने की योजना बनाई जा रही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन है पीयूष गोयल की अध्यक्षता में, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर। तो ब्रिक्स देशों की जो बैठक हाल ही में उद्योग मंत्रियों से संबंधित आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है वो पीयूष गोयल द्वारा की गई। तो ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा जो है ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के लिए पहले डीएनए आधारित वैक्सीन GY CoV जो है डी नाम से जो है आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है अमेरिका की कंपनी, ब्रिटेन, भारत और रूस। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत से संबंधित है। तो दुनिया का पहला जो है वो डीएनए आधारित वैक्सीन यानी GCoV भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है और इसे रिसेंटली जो है वो मंजूरी दे दी गई है। 18वां प्रश्न है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य ये बना है रिसेंट में उड़ीसा। आपको पता है कि आयुष्मान भारत एवं भारत में स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तर्ज पर जो है उड़ीसा सरकार द्वारा, जिसमें स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो है राज्य के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज करा सकता है तथा महिलाएं 10 लाख तक का इलाज फ्री में करा सकेंगी। तो इस प्रकार से ये स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की गई है अगस्त माह में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना जो है वो लॉन्च की गई है? तो फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ जो सोलर सिस्टम है उसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये फ्लोटिंग यानी जल के ऊपर तैरते हुए सोलर प्लेट लगाए गए हैं और यहाँ से ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में NTPC लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की है। यह सिमाहद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर निर्मित है, जिसकी क्षमता लगभग 25 मेगावाट होगी। तो इस प्रकार से जो है वो तैरता हुआ जो है सोलर प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र से संबंधित है। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में। तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसकी जो घोषणा है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तथा भारत का सबसे बड़ा जीन बैंक होगा। इसमें मुख्य रूप से जीन बैंक में जो भारतीय फसल है, जो पारंपरिक फसल है, उन बीजों के जीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा ताकि भविष्य में किसानों के लिए जो है नए प्रकार के बीजों का निर्माण हो सके और भारत के कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो फसलों की विविधता लाने तथा कृषि को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये जीन बैंक जो है वो राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में उद्घाटित किए गए हैं। और किस मंत्री द्वारा किया गया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मोहिदीन यासीन, इस्माइल साबरी याकूब, महाथीर मोहम्मद, अब्दुल अदावी।
तो ये जो घोषणा की गई है इसमें इस्माइल सबरी याकूब को बनाया गया है, जो कि पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन के हटने के बाद, इस्तीफा देने के बाद जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल सबरी याकूब को चुना गया है। मलय प्रायद्वीप पर स्थित कुआलालंपुर में जो है इसकी राजधानी है, लेकिन हाल ही में संघीय राजधानी के तौर पर जो है मुख्य रूप से पुत्रजया में स्थापित कर दिया गया है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी राजधानी जो है प्रशासनिक रूप से चेंज करके कुआलालंपुर से कहाँ ले गया गया है, तो पुत्रजया में ले गया गया है, जहाँ पर इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 22वें प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा। तो लाडली लक्ष्मी योजना का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। इसमें मुख्य रूप से जो बच्चों या बच्चियों के प्रति यानी गर्ल्स चाइल्ड के प्रति जो भेदभाव होते हैं, भ्रूण हत्या से संबंधित घटनाएं होती हैं, इन सभी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए ही मुख्य रूप से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को कुछ राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो है छोटी बच्चियों से लेकर के उनके शिक्षा तक का जो भी खर्च होगा वो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उठाई जाएगी। इसमें अलग अलग स्तरों पर अलग अलग अनुदान राशि दिए जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो है ये लाडली योजना गर्ल्स चाइल्ड को जो है बढ़ावा देने, उनके शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस तरह के स्कीम भारत सरकार, बिहार सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान 2021 को लॉन्च किया गया? तो किसने चलाया वृक्षारोपण अभियान 2021? ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो किसके द्वारा ये चलाया गया है? ये चलाया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कोयला मंत्रालय ने 19 अगस्त को वृक्षारोपण अभियान 2021 लॉन्च किया। यह गो ग्रीनिंग अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्रों तथा उसके आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ना है। तो इस प्रकार से ग्रीनरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है कोयला मंत्रालय द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान 2021 चलाया गया। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा योजना की शुरुआत की है? तो ये स्पेशली एक बैंक के द्वारा हरित और सतत जमा योजना शुरू की गई है, जिसमें लोगों के द्वारा जमा राशि का उपयोग जो है वो ग्रीनरी और इन्वायरमेंट के लिए किया जाएगा। ये बैंक है, ऑप्शन है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो यह जो योजना चलाई गई है ये योजना चलाई गई है HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए जो है वो किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक प्रकार से ऐसा पहल है जिससे हरियाली और पर्यावरण को जो है मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उभरते सितारे फंड का एक शुभारंभ किया है। यह क्या है और कहां से शुरू किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली से, वाराणसी से, लखनऊ से और भुवनेश्वर से। तो ये जो उभरते सितारे फंड की घोषणा निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया, वास्तव में ये है छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो है, तो यानी लखनऊ से किया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक तथा सिडबी, एग्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सिडबी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बैंक, इसके जरिए जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए जो है वो धन की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके, उन आगे बढ़कर भारत के विकास में योगदान कर सके। तो इस प्रकार से जो है ये घोषणा जो है वो निर्मला सीतारमण जी जो हमारे अभी केंद्रीय जो है वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रश्न श्रृंखला अच्छा लगा है तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास अपने हरियाली बनाए रखें, एक पौधा एडुटेरिया के नाम जरूर लगाएं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगला जो चौथा पार्ट है इस अगस्त माह का, वो जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।